दोस्तों इस दफा इंडियन प्रीमियर लीग में जैसे ही दो नई टीम जुड़ी और फॉर्मेट बदला, जैसे एक ही सीजन में सब कुछ बदल गया। जो टीमें लीग में टॉप पर रहती थी उन्होंने अंक तालिका में काफी नीचे खत्म किया और गुजरात के रूप में एक ऐसी टीम अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनी जिसको सीजन से पहले किसी ने भी चांस नहीं दिया था। 6 साल बाद आईपीएल को नया चैंपियन मिला, पर अब एक बार फिर नए सिरे से सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी टीम तैयार करेंगी। मिनी ऑक्शन में खिलाड़ी खरीदे जाएंगे और कुछ खिलाड़ियों को रिलीज भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं आखिर अगले साल क्या रह सकता है सभी टीमों का कॉम्बिनेशन, क्या हो सकती है 10 टीमों की संभावित स्क्वाड। आईपीएल 2022 खत्म हो चुका है और अब अगले साल की तैयारी में टीमें लगी हुई हैं। कुछ ही महीनों में टीम ओनर्स अपने खेमे से रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी करेंगे और फिर मिनी ऑक्शन में कुछ 2 से 3 प्लेयर को खरीद कर अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करना चाहेंगे। ऐसे में बात करें अगर 5 बार की चैंपियन और लीग की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की, तो ये टीम शायद ही अपने पिछले कैंपेन को याद रखना चाहेगी। पॉइंट्स टेबल में आखिर पर रही रोहित की पलटन को अपने खेमे में जोफ्रा आर्चर के जोड़ने का इंतजार होगा, जो इस सीजन चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। अगर वो फिट हो जाते हैं तो मुंबई इंडियंस की कमजोरी रही गेंदबाजी अचानक से उनकी ताकत बन जाएगी, क्योंकि फिर बुमराह और आर्चर की घातक जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी यूनिट को ध्वस्त करने का मादा रखती है। वहीं डेनियल सैम्स और मेरेडिथ के रूप में मुंबई के पास बेहतर स्विंग गेंदबाज पहले से मौजूद हैं, जबकि युवा कुमार कार्तिकेय ने आखिर के कुछ मुकाबलों में अपनी काबिलियत दिखाई थी। हालांकि मुंबई की फ्रेंचाइजी कायरन पोलार्ड को रिलीज करने का एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि टीम डेविड ने बहुत हद तक निचले मध्यक्रम की परेशानी मुंबई की दूर कर दी है। जबकि अगले साल तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पर भी सभी की नजरें होंगी। वहीं मिनी ऑक्शन में मुंबई एक अच्छे स्पिनर और एक बैकअप ओपनर को भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और मुंबई के पास ईशान और रोहित का वेदर विकल्प भी मौजूद नहीं है। मुंबई की ही तरह लीग की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन भी काफी साधारण रहा था। सीएसके में कप्तानी को लेकर ही काफी बदलाव देखने को मिले थे। शुरुआत में जडेजा ने कप्तानी की, तो फिर बाद में धोनी ने ओवरटेक कर लिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा चोट के चलते टीम से ही बाहर हो गए और अब खबरें तो ये भी हैं कि हो सकता है कि आने वाले साल सर रविंद्र जडेजा चेन्नई से किनारा कर लें। अगर ऐसा होता है तो ये सीएसके के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जडेजा बतौर खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए एसेट है और चेन्नई उन्हें अपनी टीम में बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि अगले साल दीपक चहर की वापसी से सीएसके की गेंदबाजी की समस्या भी थोड़ी हद तक दूर हो जाएगी और उनकी और मुकेश चौधरी की जोड़ी दोनों एंड से बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे और अगर एडम मिलन फिट होते हैं तो वहीं सीधे प्लेइंग 11 में आएंगे। लेकिन चेन्नई को अगले साल तक एक कप्तान को भी ग्रूम करने की जरूरत होगी। अब या तो सीएसके मिनी ऑक्शन में किसी ऐसे खिलाड़ी को टारगेट करेगा जिसे वो कप्तान देखते हो, या फिर स्क्वाड में ही मौजूद किसी को धोनी के उत्तराधिकारी के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन, रॉबिन उथप्पा और कई खिलाड़ियों को अगले साल के लिए रिलीज भी किया जा सकता है और उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जा सकता है। अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो इस टीम ने एक बार फिर टॉप 4 का सफर तय किया, पर टाइटल जीतने से चूक गई। लेकिन उनकी टीम बहुत हद तक सेटल्ड दिखी है और फाफ डू प्लेसी की अगुवाई में आरसीबी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। ऐसे में शायद ही आरसीबी अपनी टीम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कुछ खिलाड़ियों के फॉर्म और उम्र को ध्यान में रखते हुए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि ज्यादा बदलाव किए बिना ये टीम अगले साल भी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। हाँ, अगर मिनी ऑक्शन में क्रिस गेल उपलब्ध होते हैं तो एक बार फिर आरसीबी की टीम अपने पुराने खिलाड़ी को शामिल करने की कोशिश करेगी। वहीं लखनऊ और गुजरात दोनों ही टीमों ने अपने पहले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया था। हालांकि लखनऊ के पास स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं थी, लेकिन ये टीम टाइटल जीतने से चूक गई। पर इनकी टीम में भी ऐसी कोई कमी नहीं दिखती है जिसकी वजह से उन्हें कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। उल्टा अगले साल मार्क वुड अगर फिट होते हैं तो इससे लखनऊ की गेंदबाजी को और मजबूती मिलेगी। लखनऊ के साथ समस्या बैटिंग ऑर्डर को लेकर ज्यादा रही थी। अगर वो इसे दूर कर लेते हैं तो अगले साल भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम की गेंदबाजी काफी मजबूत है
और वहां कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। अगले साल जेसन रॉय इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके बाद गुजरात की ओपनिंग समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। लेकिन उन्हें भी मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश होगी जो एक ठहराव ला कर दे। ये काम टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बखूबी निभाया था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें अपना नेचुरल गेम छोड़ना पड़ा था। ऐसे में मिनी ऑक्शन में गुजरात की फ्रेंचाइजी किसी ऐसे खिलाड़ी को खरीद सकती है जो बीच में पारी को एंकर करना जानता हो। लेकिन अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनके पास प्लेऑफ में जाने का मौका था, लेकिन आखिरी समय में ऋषभ पंत की टीम ने ये मौका गंवा दिया था। दिल्ली की टीम में T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हें भी ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अगले साल ये टीम अपने होम ग्राउंड पर मुकाबले खेलती है तो इन्हें अच्छे स्पिन गेंदबाजों की जरूरत होगी जो कुलदीप यादव के साथ टैंडम में गेंदबाजी कर सकें। वहीं रबाडा नोकियो की जोड़ी टूटने के बाद दिल्ली की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लगी है। ऐसे में डीसी अगले साल 2-3 अच्छे गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। वहीं अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इनके लिए भी परेशानी काफी भारी रही है। हैदराबाद के कप्तान विलियमसन का फॉर्म काफी चिंता का विषय रहा था। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या फ्रेंचाइजी उनके साथ बनी रहती है या फिर जैसा डेविड वार्नर के साथ हुआ विलियमसन के साथ भी वही सलूक किया जाता है। बहरहाल एसआरएच की गेंदबाजी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राशिद खान के जाने के बाद उन्हें स्पिन बॉलिंग में कोई अच्छा विकल्प नहीं मिला है। ऐसे में हैदराबाद की टीम ऑक्शन में एक अच्छा स्पिनर, एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और एक अच्छा फॉरेन तेज गेंदबाज खरीदने पर ध्यान देगी। वहीं नॉर्थ से भी एक दूसरी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम होगी जिन्होंने खिलाड़ी रहते हुए भी निराश किया था। पंजाब के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से ये टीम लगातार सीजन में 6वें स्थान पर ही समाप्त कर रही है। किंग्स के पास आक्रामक बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश होगी जो एक एंड संभाल कर बाकी बल्लेबाजों को आजादी से खेलने का लाइसेंस दे दे। ऐसे में स्टीव स्मिथ के लिए ये टीम अगले साल ऑक्शन में बोली लगा सकती है। वहीं रबाडा और अर्शदीप का साथ निभाने के लिए किसी अच्छे तेज गेंदबाज को भी पंजाब की टीम में ऑक्शन में तलाश करेगी। वहीं पंजाब एक ऐसे खिलाड़ी को भी अपने खेमे में शामिल कर सकती है जो ऑलराउंडर हो और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करना जानता हो। ऐसे में ऑडियन स्मिथ को रिलीज कर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक को खरीदना पंजाब के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। पंजाब के बाद अगर बात की जाए कोलकाता की, तो किंग्स खान के नाइट्स ने वेस्ट इंडियन अंद्रे रसेल और सुनील नारायण के अलावा वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया था, पर अय्यर और चक्रवर्ती का पिछला सीजन बेहद खराब गुजरा था, जिसकी वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर को काफी कॉम्बिनेशन में बदलाव करने की जरूरत पड़ी थी। पहले तो केकेआर की फ्रेंचाइजी मैकुलम के बाद अगले सीजन के लिए कोच की तलाश करेगी। उसके बाद कहीं न कहीं ओपनिंग बल्लेबाजी टीम की कमजोरी देखी थी और उसे दूर करने के लिए अच्छे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की तलाश करेगी। हालांकि केकेआर ने एलेक्स हेल्स को साइन किया था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं थे। अगर वो अगले सीजन के लिए उपलब्ध होते हैं तो कोलकाता की परेशानी दूर हो सकती है। केकेआर से हटकर अब बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो संजू सैमसन की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी। रॉयल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या नंबर 3 को लेकर हुई थी, क्योंकि उनकी बैटिंग नंबर 6 के बाद खत्म हो जा रही थी और अश्विन को नंबर 3 पर बार बार भेजा जा रहा था। ऐसे में उस कमी को दूर करने के लिए इस बार की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स एक ऐसे बल्लेबाज पर दांव लगा सकती है जो टॉप ऑर्डर में टीम की बल्लेबाजी को संतुलन प्रदान करे। वैसे आपके हिसाब से अगले साल आईपीएल में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आएगी? हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।